नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस कभी अकेले नहीं आता, अपने साथ हजार मुसीबतें लेकर आता है। दुनिया के जिस भी मुल्क में कोरोना वायरस का कहर बरपा, उस मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी और तबाही दोनों स्तर पर हुई। भारत भी उन्हीं देशों में से एक में शामिल हो चुका है लगभग, जहां पर कोरोना वायरस ने बड़े व्यापक पैमाने पर परेशानियां और तकलीफें उत्पन्न कर दी हैं। कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकना जितनी बड़ी चुनौती भारत के लिए है, उससे बड़ी चुनौती अब गरीब गुरबों को, मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों को और गरीब लोगों को सुरक्षित उनके ठिकाने, उनके घर गांव तक पहुंचाना। पिछले 2 महीने से भारत की सड़कों पर जिस तरह से दृश्य देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत चिंतित करते हैं, बहुत विचलित करते हैं और बहुत दुखी करते हैं। ये दिखाते हैं कि हमारी सरकारों ने बिना इंतजाम किए लॉकडाउन की जो व्यवस्था लागू की, उसकी वजह से कितने लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम गरीब मजदूर सड़कों पर मारे गए, कुछ मजदूर कट गए, कुछ सड़क पर ही मर गए, कुछ खप गए। जिन सड़कों को मजदूरों ने अपनी हाथों से बनाया, आज उन्हीं सड़कों पर उनके पैर छिल रहे हैं, उन्हीं सड़कों पर उनका खून गिरा हुआ है। आखिर ये व्यवस्था की जिम्मेदारी थी कि इन मजदूरों को अगर आप लॉकडाउन घोषित कर रहे थे तो सुरक्षित इनको इनके घरों तक पहुंचाते, अथवा अगर नहीं पहुंचाने की स्थिति थी तो ये जहां थे वहीं इनको रोककर उनको समुचित पर्याप्त व्यवस्था की जाती और इनको इस बात का भरोसा और इत्मीनान दिया जाता कि आप जहां हैं सुरक्षित हैं, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, गरीबों को ये संदेश देने में विफल रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं। ये जब पैनिक में आए तो पिछले 2 महीनों से 24 मार्च से ये सिलसिला जो भारत में शुरू हुआ है, आज मई के अंतिम हफ्ते तक भी, 30 चौथे हफ्ते तक भी ये लगातार सड़कों पर आप देख रहे हैं कि सैलाब का सैलाब सड़कों पर पैदल हजारों मील चलता हुआ आ रहा है। आप भारत में ये कल्पना कर सकते हैं कि जहां 5-10 किलोमीटर प्रतिदिन चलना मुश्किल हो, वहां लोग हजारों मील का सफर अपने परिवार को कंधे पर लाद कर रहे हों। यह आज़ाद भारत की वो तस्वीर है जो हिंदुस्तान कभी भूलेगा नहीं। लोग इस तस्वीर को हमेशा याद रखेंगे कि गरीब गुरबों के साथ इस देश में किस प्रकार का व्यवहार हुआ। लॉकडाउन ने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी, मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूं कि यह देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक देश है जो अमीरों के लिए है और दूसरा गरीबों के लिए है। अमीरों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं क्योंकि वो साधन संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, सरकारें उनकी बात सुनती हैं। गरीब मजदूरों की कोई आवाज नहीं है, इनके पैसे भी नहीं है, इनकी बात कौन सुने। दावा हर सरकार करती है कि हमने मजदूरों के लिए यह कर दिया, हजारों गाड़ी चला दी, हजारों बसें चला दी। आपने चलाई होंगी, लेकिन यह प्रयास आपका नाकाफी है। हमेशा यह बात कही जाती है कि अगर जनता के एक भी व्यक्ति की आंख में आंसू है और एक भी व्यक्ति भूखा या तकलीफ के साथ सोया है, तो ऐसी हुकूमतों को 100 बार अपनी कार्यप्रणाली पर सोचना चाहिए। आखिर ये कौन लोग हैं जो सड़कों पे जा रही हैं? हमारे आपके भाई हैं, हमारे आपके बहन हैं, हमारे आपके बेटे हैं, हमारे आपके भतीजे हैं, हमारे आपके गांव के घर के लोग हैं, जिनके साथ हम पले हैं, बड़े हैं, बचपन में जिनके साथ खेले हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम गांव में काम नहीं दे पाए, ये दूर प्रदेशों में गए, उन्होंने काम तलाशा, हमने लॉकडाउन कर दिया, ये पैदल रास्ता तय कर रहे हैं। इस दर्द की दोस्तों, बहनों, भाइयों कोई इंतहा नहीं है। ये तकलीफ ऐसी है जो सदियों तक हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। इस प्रकार की तकलीफ दी है, इसको लेकर राजनीति हो रही है इस देश में, इस प्रदेश में। शायद इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई हो नहीं सकती। कहां हम कोरोना वायरस की लड़ाई दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे, आज हम कोरोना वायरस की लड़ाई को हमने पीछे कर दिया और हम लड़ के इस बात पे रहे हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन ट्रेन चला रहा है, कौन ट्रेन नहीं चला रहा है, कौन बस दे रहा है, कौन बस नहीं दे रहा है। राज्य सरकार के पास उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज्यादा सरकारी बसें हैं। क्या कर रही हैं ये बसें? इस प्रदेश में 18,000 निजी प्राइवेट बसें हैं जो रजिस्टर्ड हैं परिवहन विभाग में। क्या कर रही हैं ये बसें? आपके पास मेटाडोर हैं, आपके पास तमाम सरकारी संसाधन हैं, आपके पुलिस डिपार्टमेंट के पास वाहनों की सरकारी विभागों में भरमार है, लगा दीजिए। ये सरकार किसकी है? जनता की है। ये पैसा किसका है? जनता का है। ये व्यवस्था किसकी है? जनता की है। और आज जनता ही सड़क पे मारी मारी फिर रही है। आप कोरोना का टेस्ट करना तो दूर की बात, उसको उसके घर तक नहीं सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। पहले तो निकलने नहीं देना था, वहीं व्यवस्था करनी थी। अब जब वो निकला है तो उसके साथ इतनी जुल्म और ज्यादती, बॉर्डर पर रोक के पीट रहे हैं, मार रहे हैं आप। भाई ये नाइंसाफी है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। सरकारों को जन कल्याण पर अपना फोकस करना चाहिए। जन कल्याण, राजनीति होती रहेगी, ये देश रहेगा, राजनीति रहेगी, ये देश रहेगा,
तभी राजनीतिक दल रहेंगे, ये देश रहेगा तभी आप हुकूमतें कर पाएंगे। जब इस देश पर संकट है तब राजनीति, शायद इससे बड़ी कोई बुरी बात हो नहीं सकती। मन बहुत दुखी है, बहुत उदास और विचलित है, और मेरे ख्याल से हर एक संवेदनशील व्यक्ति का होगा जो कोई भी ऐसे दृश्यों को देखता है, तो मेरा भी है। मेरे साथ केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ये खुद भी एक गरीब समाज से आते हैं। जीवन इन्होंने बड़े संघर्षों में व्यतीत किया है। एक टाइम खाना खाकर इन्होंने भी बड़ी मुश्किलें झेली, फिर राजनीति करते हुए अब ये उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। बट मुझे हैरानी है कि केशव प्रसाद मौर्य जैसे संवेदनशील और गरीब परिवार से आए हुए व्यक्ति की आंख के सामने इसी प्रदेश में लोग तकलीफ उठा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, उनको हजारों मील का सफ़र नंगे पैर तय करना पड़ रहा है, और सरकार कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है मौर्य जी। प्रदेश में लोग तकलीफ उठा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, उनको हजारों मील का सफर नंगे पैर तय करना पड़ रहा है, और सरकार कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, पर एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है मौर्य जी। मौर्य जी बोलिए, हम सब आपको सुनने के इच्छुक हैं। मौर्य जी बोलिए, हम सब आपको सुनने के इच्छुक हैं। ऐसा डिस्कनेक्ट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, कनेक्शन क्लियर नहीं है। जी मैं आपको सुन पा रहा हूं, आप बोलें। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ पा रही जी। ओके, हम वापस कनेक्ट करने की आपको कोशिश करते हैं। जी जी वापस मैं अच्छा चलिए, आवाज सुन आ रही है तो मैं सबसे पहले तो भारत समाचार के माध्यम से ब्रजेश जी आप जैसे, प्लीज गो अहेड। मैं आज भारत समाचार में आपके साथ जब बातचीत करने के लिए बैठा हूं तो आज से पहले भी और आज के बाद भी अभी कुछ दिन तक इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिस समय लॉकडाउन की घोषणा की गई थी उस समय भी और आज भी पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उठाए गए कदम की सराहना हुई। यह सही है कि कुछ राज्यों के अंदर, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे अन्य राज्य हो, जो कर्तव्य निर्वहन उस समय करना चाहिए था वो कर्तव्य निर्वहन का काम उस समय नहीं किया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि हमारे बहुत सारे जो श्रमिक भाई हैं उनको पैदल आना पड़ा और आकर के उनको इस प्रकार के कष्ट को सहना पड़ा। मैं स्वयं इस बात से बहुत दुखी हूं, और लगातार अगर मैं कहूं कि सरकार के माध्यम से, अगर मैं कहूं कि संगठन के माध्यम से जितनी सेवा की जा सकती है, विशेष तौर से जो पैदल यात्री हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनकी ऐसी सेवा मैं समझता हूं कि कभी हमने किया है तो जब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा का एक दौर था, उस समय निश्चित तौर से हम लोग कर पाए थे। लेकिन आज की तिथि में मैं यह जरूर कह सकता हूं कि जैसी सेवा समाज ने भी, संगठन ने भी, सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश की चारों तरफ सराहना हो रही है। लेकिन जो भी हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वह सबके सब उत्तर प्रदेश के रास्ते, चाहे बिहार के लोग हों, चाहे झारखंड के लोग हों, चाहे पश्चिम बंगाल के लोग हों, वह सब के सब उत्तर प्रदेश के रास्ते निकल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चारों तरफ एक भारी भीड़ एकत्र है। लेकिन हमने लगातार प्रयास किया है, असुविधा हुई है, कई लोग दुर्घटना का शिकार हुए, उसकी संवेदना मुझे है। मैं गरीबी भी जानता हूं, उनका दर्द भी जानता हूं, उनकी पीड़ा भी जानता हूं। और केशव जी, ये तस्वीरें आपको दुखी और विचलित नहीं करती हैं? आपकी आंखों में आंसू नहीं आया? मैं तो कई बार इन तस्वीरों को देख के बड़ा विचलित हुआ, और आप जिस बैकग्राउंड से हैं निश्चित तौर पर आपको कष्ट हुआ होगा, लेकिन आपके रहते ये सब कैसे हो रहा है? आप क्या सरकार में इस चीज़ को, व्यवस्था को सुचारू रूप से अगर लगा पाते तो आज ये लोग जो मरखप रहे हैं, ये तस्वीरें देख के मन बड़ा उदास होता है। आप भी दुखी हुए होंगे। निश्चित तौर से दुखी हुआ ही नहीं था, दुखी हूं भी अभी भी। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहना चाहता हूं
ब्रजेश जी कि जो एक भारी भीड़, जैसे हमने 10,000 की व्यवस्था की और 1 लाख लोग आ जाएंगे, तो उसके कारण से जो समस्या पैदा हो रही है उससे हम लोग निपटने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश में हम लोग जितना अच्छा कर सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा केशव जी, करने 2 का महीने प्रयास हो किया। गए और कितना समय आपको चाहिए कि आप व्यवस्था को ठीक कर पाएंगे? 2 महीने आपको दिए गए हैं। लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी है आपके पास, लार्जेस्ट पुलिस फोर्स है आपके पास। आप 2 महीने हो गए और अभी भी कह रहे हैं कि आप ठीक कर रहे हैं। आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, हम आप एक गाड़ी में चलें और आपको मैं दिखाता हूं सड़कों पे क्या हालात हैं। आपका मन दुखी हो जाएगा, आप रात में सो नहीं पाएंगे वो तस्वीर देख के। नहीं, हम देखने की बात नहीं, ये प्रचारित करने का विषय नहीं। मैं स्वयं सड़कों पर गया हूं, मैं स्वयं सेवा किया हूं, लेकिन इस कार्य की दृष्टि से मैंने फोटो खिंचवाने का काम नहीं किया। वह दर्द मैं जानता हूं जी, उस वह दर्द मैं जानता हूं। उस दर्द के बावजूद आप, मैंने अपनी आंखों से जी, देखा, उस दर्द का आप समुचित प्रबंध नहीं कर पाए। केशव जी, मुझे दुख इस बात का है कि आप जैसा एक संवेदनशील व्यक्ति इस मामले में इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा? जी, आप जैसा संवेदनशील व्यक्ति इस पर इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, हम लगातार कर रहे हैं और लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसके प्रयास के ही परिणाम है कि लाखों की संख्या में जो उत्तर प्रदेश के हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वह सब वापस अपने गांव में पहुंचे हैं, और गांव में भी उनके लिए जो व्यवस्था की जा सकती वह भी की गई। लेकिन सीमा पर जो संकट रहा, जो साधन को लेकर के जल्दीबाजी हुई, जैसे मैं यह संक्रमण के समय राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करता, लेकिन सबसे पहले दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण वो डीटीसी की बसों में बैठा करके लोगों को अगर यूपी के बॉर्डर पे छोड़ देंगे, उसमें यूपी के लोग भी, बिहार के लोग भी, तो हम उनको उठा करके लाए हैं और उनको उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश से जिस जिले के थे वहां पहुंचाए हैं, जो बिहार के लोग थे उनको बिहार की सीमा तक पहुंचाए हैं। किया गया है काम। पर ये जो हजारों लोग अभी सड़कों पर घूम रहे हैं, फंसे हुए हैं, परेशान हैं, ये भी तो हमारे आपके ही भाई बहन है ना। ये कोई दूसरे देश के तो लोग हैं नहीं। इनका जिम्मेदारी आपका और हमारा ही तो कर्तव्य है ना। इनकी सेवा के लिए सरकार तत्पर है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरा सिस्टम सक्रिय भी है। और मैं आपको यह कह सकता हूं कि अभी 10-12 दिन हो सकता है इस प्रकार का प्रेशर हम लोगों को देखना पड़े, इस प्रकार की परिस्थिति से निपटना पड़े। कोई ऐसा बॉर्डर का जिला नहीं है जिस जिले के पास पर्याप्त मात्रा में बसों की व्यवस्था नहीं की गई। सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूं, आप तैयारियों का आकलन करने में विफल रहे हैं। नहीं, ये कहना तो मतलब मैं समझता हूं उचित नहीं होगा कि हम विफल रहे हैं। हम विफल नहीं रहे, लेकिन जितनी अपेक्षा थी, सारा का सारा उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, सारे के सारे लोग जो दूसरे प्रदेशों में है वापस घर चल पड़ेंगे अचानक, ये उम्मीद नहीं थी। और वहां जहां पर वो थे, वहां की सरकारों को जो इनके लिए सुविधा प्रदान करना चाहिए, अगर उन्होंने सुविधा नहीं दी है, जिसके कारण कोई भूख के कारण, कोई असुरक्षा के कारण, कोई साधन के अभाव के कारण पैदल चले। समय दिए हुए 2 महीनों में तो आप कितनी भी ट्रेनें चला के लोगों को उनके घर पहुंचा देते। देखिए, बीच का कालखंड ऐसा नहीं था कि लोगों को ट्रेन से लाया जाए, क्योंकि उस समय यह लग रहा था कि हम संक्रमण को रोकने के लिए पहले तो लोगों का आवागमन स्थगित हो। जब लॉकडाउन घोषित हुआ था उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोगों से यह निवेदन किया था कि लोग जहां हैं अब वहीं रुक जाएं, और यह लॉकडाउन जो शुरू हो रहा है इसको हम सफल बनाएंगे तो कोरोना के संक्रमण से अपनी भी और अपने लोगों की भी, अपने देश और प्रदेश की रक्षा कर पाएंगे। तो लोग रुके, लेकिन बीच में जो व्यवस्था मैंने कहा राज्य की, दूसरे राज्यों की सरकारों को करना चाहिए था, जहां नहीं हुई वहां इस प्रकार के विवाद हुए। पर देखिए, है तो सब कुछ केशव जी जनता का ना। आप भी हैं तो जनता के कारण ही है। आप पर जनता ने विश्वास किया। 10,000 से ज्यादा परिवहन विभाग में बसें हैं, आपने बेहतर पता है। 18,000 प्राइवेट बसें उत्तर प्रदेश में हैं। ये किस दिन के लिए हैं? ये किसके काम आएंगी? इनको लगा दीजिए मोर्चे पे। ये सारी बसें इस समय मोर्चे पे लगा दी गई हैं, और क्रमशः जैसे अब दिल्ली का बॉर्डर है, अब वहां पर एक ही बस में पश्चिम बंगाल के भी, उसी में झारखंड के लोग भी, उसी में बिहार के लोग भी, उसी में उत्तर प्रदेश के लोग भी एक साथ बैठते हैं। तो जितनी संख्या इस समय है, जो बसों के नंबर आप बता रहे हैं, वो बसों के नंबर भी कम पड़ जा रहे हैं। पूरी एक तरह से परिवहन व्यवस्था इस समय विशेष तौर से दूसरे प्रदेशों से आने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, वो किसी प्रदेश के होंगे,
अगर उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गए तो वो भी हमारे तो सर मैं परिवार के यही बात तो सदस्य कह हैं। रहा हूं कि देश की सरकारें चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की, गरीब आदमी को यह विश्वास दिलाने में नाकाम रहे हैं कि आप जहां हैं वहां सुरक्षित हैं। तभी तो इतना अविश्वास है कि आज वो पैदल चल पड़ा। केशव जी सोचिए, बॉम्बे से, हैदराबाद से, तमिलनाडु से लोग पैदल चले आए। कल्पना की जा सकती है इस बात की आज के दौर में? नहीं, ये अकल्पनीय है, लेकिन ये सच करके लोगों ने दिखाया है। पैदल आए हैं लोग, ऐसे ऐसे साधनों से चल करके आए हैं जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। मैं बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत तौर से इतना दुखी हूं। मैंने यह सारा जीवन जिया है, जिस जीवन को जीते हुए, यह पद यात्रा करते हुए, गरीब से गरीब व्यक्ति, रोज कमा करके रोज परिवार को खिलाने वाला व्यक्ति, उन सब परिस्थितियों को मैं जानता हूं और उन परिस्थितियों को जानते हुए मैंने उसका तो दर्द प्रोग्राम महसूस कर रहा हूं। इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि एक व्यक्ति जो खुद चरम गरीबी में पला बढ़ा हो, आज वो उप मुख्यमंत्री, और उसके रहते अगर एक व्यक्ति की भी आंख में आंसू हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, ये जैसी व्यवहारिक चीज, इसमें आप कृपया ध्यान दें कि व्यवहारिक कठिनाई ये है कि जितनी व्यवस्था, आप एक परिवार के अंदर रहते हैं और आपके परिवार में अगर 10 मेहमान आ जाएं तो आप उनको रखेंगे, लेकिन 1000 आ जाएंगे तो घर में नहीं रख सकते। लेकिन उसके बाद भी इतने क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, इतने संसाधन लगाए गए, लोगों को जो भी दूसरे प्रदेशों से चल करके आ रहे हैं उनके स्वागत की भी व्यवस्था करते हुए, उनको लाने की व्यवस्था करते हुए। लेकिन क्या नौकरशाहों पर मौसम भी खराब। अत्यधिक निर्भरता ही आपकी परेशानी और आपके समक्ष ये जो विपरीत हालात हो रहे हैं उसका कारण है? देखिए, ये भी मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल ये, चूंकि हमारा तंत्र तो, हमारी मशीनरी तो वही है, लेकिन पूरी सरकार मिलकर के निश्चित तौर से इस काम को कर रही है। इसके बाद भी शुरुआती दौर पे हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में थे, लेकिन इस समय जब सभी प्रदेशों का प्रेशर वाया यूपी निकल रहा है तो उसके कारण थोड़ी परेशानी हुई है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए अभी भी आपके साथ बात करने से पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हम सभी कैबिनेट के साथी और सभी हमारे स्वतंत्र प्रभार के मंत्रीगण बैठ करके विस्तार से इस पर चर्चा किए कि समस्या का समाधान। मैं आपसे जो भी अनुरोध बची करना है। चाहता हूं कि कृपया जी। मुख्यमंत्री से आप इस बात का निवेदन करें कि गरीब आदमी बहुत तकलीफ में है, केशव जी बहुत कष्ट में है, उसका कष्ट देखा नहीं जा रहा है। इन सब ने आप पर बहुत भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, सब कुछ आपको दिया। आज वक्त है कि आप इनको रिटर्न करिए। एक के भी आंख में आंसू नहीं होना चाहिए, किसी को भी घर पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी आप मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में जा रहे हैं, ये बात जरूर उठाएं आप। नहीं, मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हो चुकी है, सारी बातें चर्चा हो गई है और पूरी सरकार बहुत संवेदना से भरी हुई है और सभी हमारे जो गरीब हैं उनके दर्द को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों है कि वो संवेदना गाइडलाइन से आगे सड़कों पर बढ़ करके दिखती हम लोगों ने नहीं है? छूट वो संवेदना सड़कों पर दिखती नहीं है। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से संख्या बहुत अधिक है। अब उस संख्या को जो रोडवेज के अलावा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक स्थानों से रेल की ट्रेन की व्यवस्था की है, उसके माध्यम से भी लोगों को भेज रहे हैं। ओके। और जो भी आ रहा है उसको भोजन दे करके, उसको जहां जाना है वहां भिजवा करके, उसको राशन का पैकेट उपलब्ध करा करके जितना अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और व्यवस्था जो भी थोड़ा सा पटरी सुतरी हुई उसको पटरी पर लाने का काम करेंगे। जी, एक अंतिम सवाल है आपसे, क्या आपके पास वाहनों की, गाड़ियों की, बसों का टोटा है? बसों की कमी हो गई है कि प्रियंका गांधी की भेजी हुई बसों के इंतजार में सरकार बैठी हुई है? देखिए, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस पार्टी तो शुद्ध रूप से नौटंकी कर रही है, फोटो सेशन चला रही है और संकट के इस समय में राजनीति कर रही है। उन श्रमिक भाई बहनों की सेवा करने की जगह उनको भड़काने का काम कर रही है और ऐसी घटिया राजनीति जो करने का काम कर रहे हैं। इनको अभी 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, इसके बाद भी इनको अभी ध्यान में नहीं आया कि जनता इस सारी परिस्थिति को देख रही है। जी। पूरी सरकार दिन रात काम कर रही है, हम लगातार सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति करने की मतलब इस समय जो परिस्थिति, जो जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, उससे तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति को लगेगा कि ऐसी शर्मनाक राजनीति नहीं करनी चाहिए। चलते एक सवाल और जो कर रहे हैं, एक सवाल राजनीति घटिया राजनीति। एक सवाल चलते और है, अभी इन गरीब गुरबों को कितने दिन ये तकलीफ झेलनी पड़ेगी?
इन गरीब गुरबों को कितने दिन तकलीफ झेलनी पड़ेगी? जी ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव प्रसाद मौर्य जी। मैं बहुत तो बहुत चाहता हूँ 1 घंटे में दूर हो जाए, लेकिन ये जादू नहीं है, ये व्यवहारिक तरीके से लोगों की जो समस्या, जी 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 मैं गरीबी या गरीबों की या समस्या, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव प्रसाद मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त आज की तमाम मीटिंगों को छोड़कर आपने हमारे लिए निकाला। और अच्छी बात यह, केशव प्रसाद मौर्य उन लोकतांत्रिक नेताओं में से एक हैं जो कठिन सवालों से भागते नहीं हैं, और केशव प्रसाद मौर्य हमेशा कठिन सवालों का सामना करते हैं और साहसपूर्ण तरीके से करते हैं, और गलती होती है तो स्वीकार भी करते हैं। बहनों भाइयों, अभी हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ